जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन सब चीजों के बारे में। उस पर बेस्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा एक चीज। वो चीज क्या है कि एक 2 kg का मास लेते हैं और एक 10 kg का मास। मतलब क्या है कि एक बहुत कम मास और एक बहुत ज्यादा मास, और दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे। दोनों पर 10-10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। 2 kg वाले पर भी और 10-10 kg वाले पर भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। तो मतलब क्या है कि भारी ऑब्जेक्ट को धक्का देने पर, सेम ही धक्का देने पर छोटे ऑब्जेक्ट को भी कौन तेज भागेगा, भारी ऑब्जेक्ट या हल्का ऑब्जेक्ट, उतना ही फोर्स दोनों पर लगाना है, सेम सेम। तो हल्का ऑब्जेक्ट तेज भागता है और भारी ऑब्जेक्ट धीमा भागता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा आखिर होता क्यों है? तो वहां पर होता है, तो वो लॉजिक समझने के लिए हम लोगों को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखना पड़ेगा। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि वहां पर जो फोर्स अप्लाई हम लोग करते हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के, उसके। ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? तो वो फोर्स, जो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बात बोला जा रहा है कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपने में कितना टाइम लगा उस चेंज को होने में, तो उसको हम लोग, वो क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो फोर्स पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हम लोग जब नंबर के टर्म में बोले, तो वेरिएबल्स के टर्म में लिखेंगे, उसके फॉर्मूला के टर्म में, तो क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या है कि मास इंटू वेलोसिटी, यानी बाद वाला मोमेंटम माइनस पहले वाला मोमेंटम, तो ये हो गया। अब यहाँ से मास को कॉमन करेंगे तो ये हम लोग को एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये एक्सप्रेशन क्या का है, तो ये एक्सप्रेशन आप लोग देखे होंगे एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू बटे टी, यही पर थे ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, तो वहां पर इसके जगह पर हम लोग एक्सेलरेशन पुट कर सकते हैं। तो ये होता है फॉर्मूला। यहाँ तक फोर्स क्या चीज पर डिपेंड करता है, मास इंटू एक्सेलरेशन पर। उसके बाद हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्स्टेंट, इसको हटाते हैं ना, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, ये जो इस तरह साइन है ना, इसको हटाने के बाद इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर एक के आता है, और इस के को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना, और उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू हम लोगों को एक आया है। और ये कैसे आया है एक, तो देखिए, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन, ठीक है ना, आगे चल के आप लोगों को बहुत सारे इक्वेशन देखने को मिलेगा अगले क्लासेस में, 10th 11th ये सब में। तो वहां पर आप लोगों को बताया जाएगा कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है ना, वो आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली आता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, साइंटिस्ट सब है ना, वो एक्सपेरिमेंट किए, देखे कि क्या आ रहा है, तो एक आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे ही एक पुट किया, तो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला आया है फोर्स का। ठीक है ना, किसके हिसाब से, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग इस फॉर्मूले के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, मास तो वही रहेगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो लिखा गया है, वो सिर्फ एक्सेलरेशन का वैल्यू लिख दिया है वहां पर, कुछ नहीं है, सिंपल यही याद रखिएगा तो आप लोगों को काम चल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये है कि जो फोर्स होता है ना, ये इक्वेशंस मैं आप लोग बता रहा हूँ, लेकिन इसका जो फील है ना, वो आप लोगों को आगे आने वाला है, इसका एप्लीकेशन जब देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन, जो आप लोगों को पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, न्यूटन होता है। अब ये क्या है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन कैसे हम लोगों को पता चलेगा, तो डायरेक्शन हम लोगों को सिंपल, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही इसका डायरेक्शन हो जाएगा, सिंपल तरीका है इसका। अब ज्यादा आप लोगों को डीप में पढ़ना होगा तो वो क्लास 11th में मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर सिंपल लॉजिक समझना था, तो लॉजिक समझ के अब अगला टॉपिक क्या है कि इस पर ये आप लोगों को क्वेश्चन दे सकता है क्या, कि डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन जो फोर्स होता है ना, उसको डिफाइन करने के लिए ये और कुछ पॉइंट्स भी है इस न्यूटन सेकेंड लॉ पर, जो ये फोर्सेस का फॉर्मूला है, इस पर बेस, चलिए उस पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब करते हैं डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करते हैं सबसे पहला, उसके बाद ये टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहली बात, 1 न्यूटन फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, आप लोगों को सवाल आएगा तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिकली इसके कहने का मतलब यही है कि यदि कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट लिया जाए, ठीक है, 1 kg का ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना है, 1 kg, और इस पर एक फोर्स लगाया जाए, कितना न्यूटन, तो 1 न्यूटन का, तो ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से आगे की तरफ भागेगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो जब हम लोग को, इसका मतलब यही है कि 1 न्यूटन फोर्स जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे, तो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे भागेगा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन से, स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन से आगे भागेगा। क्योंकि मतलब क्या है कि जो फोर्स होता है ना, वो क्या होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। जब हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे, तो इसको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जब 1 kg का मास भी है, तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, तब ना 1 आएगा।
तो यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बॉडी एक्सेलरेट करेगा, मतलब क्या है कि इसका स्पीड पहले 0 था, तो फिर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 2, फिर 3, फिर उसमें 1 ऐड होते जाएगा, ठीक है, 1 ऐड होते जाएगा, मतलब इसका स्पीड बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये नहीं कहिए कि वो 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भागेगा, वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है ना, एक्सेलरेट करेगा। ये होता है 1 न्यूटन फोर्स। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं, इसको मिटाकर। तो ये टॉपिक क्या है, इफ अ माइनस साइन कम्स विद द फोर्स इट विल इंडिकेट दैट द फोर्स इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी इज मूविंग। इसका कहने का मतलब यही, कोई फोर्स यदि निगेटिव में आप लोगों को दिया रहे, मतलब क्या है कि -10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन इस तरह दिया रहे, तो हम लोग को क्या समझना है कि ये जो बॉडी है ना, ये जो शरीर, कोई भी पार्टिकल है, शरीर है, यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं ये इसका मास m है, तो ये इस तरफ मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है। अब हम लोग इस पर क्या करें, इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे ना, मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो इस फोर्स को कैसे लिखेंगे, तो इस फोर्स को कैसे लिखेंगे, इस फोर्स को लिखने के लिए हम लोगों का यही एक तरीका है कि फोर्स जो लग रहा है इस पर, इस फोर्स को F के बराबर मानेंगे, तो ये जो F होगा ना, यहाँ पर जो F लिखेंगे तो वो फोर्स किसके बराबर होगा, तो -10 न्यूटन के। क्यों इसको माइनस लिखा है, इसलिए माइनस लिखा है कि इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बॉडी क्या करेगा, रुकने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। इसको मैं आप लोग समझा दूं कि जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, हाँ, मास m माने हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाले, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बटे मास। कैसे, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मास को इधर भेजेंगे, मास को इधर भेजेंगे तो कितना होगा, यही होगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर यही तो लिखा हो, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 बटे मास m, तो ये एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो फोर्स इस तरफ, तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ। अब देखिए बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, मतलब क्या, ब्रेक लगने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक। तो यहाँ पर इस बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहा है ये फोर्स, तो मतलब क्या है कि ये फोर्स रोकने की कोशिश कर रहा है कितना एक्सेलरेशन से, तो 10/m, ठीक है। इस बॉडी का जो मास होगा उतना एक्सेलरेशन से ये मतलब 10/m एक्सेलरेशन से इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इस एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को मैं बताया था फर्स्ट चैप्टर में मोशन में, ठीक है ना, गति जो चैप्टर था उसी में मैं आप लोगों को बताया था कि माइनस लेना पड़ता है जब ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाना मतलब क्या है कि पीछे की डायरेक्शन में उसको रोकने की कोशिश करना, ठीक है ना, रोकने की कोशिश करना। जब रोकने की कोशिश करने वाला फोर्स लगे तो उसको निगेटिव में लीजिए, सिंपल। जब रोकने की कोशिश करने वाला फोर्स लगे तो उसको निगेटिव में लीजिए, यही बात था यहाँ पर। अब अगला टॉपिक क्या है, अब अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो अब ये एप्लीकेशंस में क्या है, सबसे पहला एप्लीकेशन यही है कि A cricket player moves his hand backward on catching a fast cricket ball। जब कोई बॉल आता रहता है तो प्लेयर क्या करता है, जो क्रिकेट प्लेयर होता है वो क्या करता है, अपने हाथ में जो गेंद आता है ना, जैसे ही गेंद आता है उसको हाथ को पीछे करता है। पीछे क्यों करता है, वो उतना पर ही क्यों नहीं पकड़ता, उतना पर यदि वो पकड़ता है तो आप लोग जानते हैं कि उसको बहुत ज्यादा चोट लगेगी, इसकी वजह से वो पीछे करता है। वो आखिर पीछे क्यों करता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो सबसे पहली बात, मान लीजिए वो बॉल जो होता है ना, वो बॉल इस तरह कुछ आ रहा है, ठीक है, वो बॉल इस तरह कुछ आ रहा है वेलोसिटी v से, ठीक है, और ये जो वेलोसिटी होता है बहुत ज्यादा होता है, ये जो स्पीड होता है ना बॉल का बहुत ज्यादा होता है, वहां पर बहुत तेज मारा जाता है। तो वहां पर क्या होता है, इस बॉल का वेलोसिटी ज्यादा होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है ना। इस बॉल का मास को m मान लेंगे तो इसका मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी होगा मोमेंटम। अब ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई वेलोसिटी है, ठीक है ना, बहुत हाई। तो यहाँ पर इसके पास मोमेंटम बहुत ज्यादा है, ठीक है, मोमेंटम बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, इसके मोमेंटम को जीरो करना है, मतलब क्या है, इस स्पीड को, मतलब क्या, इस स्पीड को जीरो करना है। कैसे, जब हाथ में पकड़ना है हम लोगों को, कैच करना है, तो बॉल आकर रुक जाएगा ना, मतलब क्या है कि ये मोमेंटम तो बहुत ज्यादा, उसको बहुत हाली से रोकना है, मतलब क्या, वेलोसिटी को एकदम एक्जैक्टली जीरो करना है। एक्जैक्टली जीरो करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, वो फोर्स। और वो फोर्स कैसे लगाते हैं, तो वो अपने हाथ से लगाते हैं, वो बॉल पर फोर्स अपने हाथ से लगाते थे, लेकिन डायरेक्ट एक ही जगह पर रख के यदि फोर्स लगाएंगे ना हम लोग, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा चोट लगेगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा चोट लगेगा। अब इसको, इस चोट से बचने के लिए हम लोगों को उस हाथ को पीछे करते हैं, क्यों, क्योंकि यदि डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी जीरो करने की कोशिश करेंगे ना, तो हम लोगों को क्या होगा, बहुत ज्यादा इंजरी होगा, बोले तो बहुत ज्यादा चोट लगेगा, ठीक है ना। तो इसी की वजह से हम लोग करते हैं, मतलब इसका मोमेंटम को एक्जैक्टली अचानक जीरो नहीं कर सकते, बहुत हाली से जीरो होगा ना। जैसे आएगा कैच, जैसे यहाँ पर हाथ रखा हुआ है, ठीक है, वो बॉल आया यहाँ, यहीं पर हाथ है और इसमें पकड़ा गया, तो बहुत ज्यादा हम लोगों को चोट लगेगा, हम लोगों का हाथ टूट भी सकता है, ठीक है ना। तो इसी की वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उस बॉल को धीरे धीरे, यहाँ पर कैच आ गया है लेकिन उसको, उसके साथ ही उसके मोमेंटम जितना है ना उतना ही
उसको धीरे धीरे ले जाकर रोकती है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि हम लोगों को थोड़ा इंजरी होता है तो हम लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसी की वजह से ये सबसे पहला एप्लीकेशन था, आप लोगों को समझ में आयुब आ गया होगा। अब सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। तो अभी सेकंड एप्लीकेशन का आप लोगों को यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, ये जो चित्र है ना, इससे हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर क्या है कि एक हाई जंपर है, मतलब क्या है कि कूदने वाला जो होता है ना, लंबा छलांग लगाने वाला या किसी रस्सी को फानने वाला इस तरह होता है ना, उस जिस तरफ वो फानता है उस तरफ कुछ बालू या जो मतलब ऐसा चीज की जिस पर हम लोगों का पैर हल जाए, वैसा मतलब वहां पर मिट्टी या जो रेत होता है, बालू, उस तरह रखा जाता है। क्यों रखा जाता है तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वो रखा जाता है। अब इसको हम लोग हटाते हैं, तो बेसिकली क्यों रखा जाता है यहाँ से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग समझेंगे न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से। तो द केस ऑफ हाई जंपर, ठीक है, हाई जंप जो करता है ना, उसमें क्या होता है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि इसको हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे कि वो यहाँ से जंप करेगा, ठीक है, ये आदमी जो है वो क्या करेगा, जंप करेगा इस तरह। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ बालू रखा गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कुछ इतना मोटा बालू रखा जाता है, ठीक है। अब इस बालू में क्या होता है, इस बालू में हम लोगों का पैर अंदर की तरफ जा सकता है। ये जो पैर होता है ना, ये अंदर की तरफ जा सकता है कूदने के दौरान। तो ये कूदने के दौरान अंदर की तरफ जाता है। जैसे देखिए शुरुआत में क्या होता है, जब हम लोग फानेंगे यहाँ से आएंगे आएंगे यहाँ पर जैसे गिरेंगे ना, तो वहां पर क्या होता है कि ये बालू में धीरे धीरे अंदर जाता है। एकदम धीरे धीरे नहीं, मतलब थोड़ा जल्दी ही चला जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा रोक देता है। जैसे मान लीजिए आप सिंपल मिट्टी होता है ना, सिंपल यहाँ पर क्या होता है, बजर मिट्टी होता है, तो इस पर हम लोग फानते तो हम लोग को डायरेक्ट यहीं पर रुकता, ठीक है ना, यहीं पर हम लोग आकर रुकते, इससे नीचे नहीं जाते, ठीक है, इसके नीचे नहीं जाते। लेकिन उस बालू में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं, इस लाइन पर, ठीक है, इस लाइन पर आते हैं, उसका धीरे धीरे नीचे जाते हैं, धीरे धीरे नीचे जाते हैं, मतलब एकदम थोड़ा फास्ट ही जाते हैं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन जितना अगर हम लोग अगर बिना बालू का जितना स्पीड में आते हैं ना, उससे बहुत कम स्पीड में आते हैं इस बालू में, तो हम लोग क्या होता है, मोमेंटम धीरे धीरे कम होता है, अचानक कम नहीं होता। अचानक यदि मोमेंटम को कम करेंगे तो हम लोग को बहुत ज्यादा चोट लगेगा, ठीक है ना। वहां पर भी क्या होता था, अचानक हम लोग बॉल को रोकेंगे तो बहुत ज्यादा चोट लगेगा, धीरे धीरे रोकते हैं। तो यहाँ पर भी धीरे धीरे रोकने की वजह से मतलब इस बॉडी इसका वेट बहुत ज्यादा होगा ना, तो इसी वजह से गिरेगा तो बहुत ज्यादा चोट लगेगा। बहुत मोटा आदमी यदि छत पर से गिरे तो उसका तो हड्डी पसली टूट जाएगा। हड्डी पसली तो बेसिकली उसका चमड़ा के नीचे होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जैसे ही गिरेगा ना, तो यहाँ पर सिंपल ये सॉइल होगा, तो सॉइल मतलब मिट्टी होगा ना, तो इसको यदि थोड़ी देर के लिए हटा देंगे तो हम लोग देखेंगे यदि यहाँ पर, तो ये सिंपल मिट्टी है। अब इस पर आके आदमी गिरेगा तो इसका तो हड्डी पसली टूट जाएगा ना। तो लेकिन इसी की वजह से, इस हड्डी पसली टूटने की वजह से यहाँ पर ये चीज बनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो बालू रखा जाता है ना, इस बालू में धीरे धीरे उसका मोमेंटम कम होता है। ओके, तो आइए आप लोग सेकेंड एप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा। आप थर्ड एप्लीकेशन देखो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये थर्ड नंबर एप्लीकेशन है। थर्ड नंबर एप्लीकेशन में क्या है कि द यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार। जो कार होता है ना, कार जो चार चक्का होता है ना, जो गाड़ी होता है, उसके अंदर सीट बेल्ट होता है। सीट बेल्ट बोले तो जो सीट होता है ना, उसमें इस तरह कुछ लगाते हैं, यहाँ पर आदमी को दिख रहा होगा लगाया हुआ, तो उस तरह लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हटाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि वो सीट बेल्ट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो आप लोग समझते हैं कि एक्सीडेंट से बचने के लिए। कैसे बचते हैं उस सीट बेल्ट की वजह से, देखिए बचते तो हम लोग जानते हैं कि बचते वो हम लोगों को बचाता है इंजरी से एक्सीडेंट के दौरान, लेकिन वो कैसे बचाता है, तो वो बचाने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इस रोड पर क्या है, तो एक कार जा रही है, ठीक है, एक कार चल रही है। ओके, तो वो कार कुछ ऐसा है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सीट होगा, बोले तो इस तरह कुछ होगा, अब मेरे को बन नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर होता है। अब ये आदमी जो यहाँ पर बैठा होगा ना, उस पर इस तरह सीट बेल्ट लगा रहता है, ठीक है, वो सीट बेल्ट। तो वो सीट बेल्ट जो लगा रहता है ना, वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो सीट बेल्ट होता है यहाँ से कुछ यहाँ पर लपटा हुआ रहता है और इस तरह होता है। अब इसके अंदर आदमी बैठा होता है इस तरह लगाकर। जैसे ही हम लोग देखेंगे उस सीट बेल्ट को हम लोग जब लगाएंगे ना, तो थोड़ा आगे जाएंगे तो आगे हो सकते हैं, ठीक है, आगे हो सकते हैं। अब उतना आगे नहीं हो सकते जितना आगे वो चीज होता है ना, बोले तो जो आगे का सामान होता है, जिस लंग स्टीयरिंग घुमाने वाला रहता है ना, वहां पर हम लोग नहीं जा सकते उस सीट बेल्ट को लेकर, ठीक है ना। बोले तो उस सीट बेल्ट को निकालेंगे तभी हम लोग वहां पर जा सकते हैं। मतलब क्या इसका कि वो जो सीट बेल्ट होता है ना, एक्सीडेंट के दौरान जब गाड़ी अचानक रुकता है ना, तो वो सीट बेल्ट क्या करता है, हम लोगों को उसमें टकराने से बचाता है। बोले तो वो जो स्टीयरिंग होता है ना घुमाने वाला, या जो आगे की तरफ जो प्लास्टिक या आगे का जो फ्रंट सामने का चीज होता है ना, उससे हम लोगों को टकराने से बचाता है वो सीट बेल्ट। इसी की वजह से बोला जाता है सीट बेल्ट लगाइए। कैसे बचाता है, तो वो जो सीट बेल्ट होता है ना, थोड़ा सा लमड़ता है, लेकिन ये जो टकराने वाला चीज यहाँ पर रखा होता है ना, इससे इतना ही पीछे आकर हम लोगों को बचा लेता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जाएंगे फिर पीछे आ जाएंगे। जब हम लोग एक्सीडेंट होता है तो वो मतलब क्या है कि धीरे धीरे मोमेंटम हम लोगों का कम होता है। इतना दूर में जो होगा है ना, इतना दूर में ही हम लोगों का मोमेंटम कम होता है। यहाँ पर देखिए गाड़ी तेज चल रहा है, 100 के स्पीड के रफ्तार से चल रहा है, अचानक वो रुकेगा तो क्या होगा, क्या होगा, अचानक भाई रुकेगा तो अचानक तो हम लोगों को आगे बढ़ने का, क्योंकि इनर्शिया की वजह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इनर्शिया की वजह से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को आगे टकराना होगा, ठीक है। टकराने की वजह से हम लोगों को बचने के लिए हम लोग को ये सीट बेल्ट लगाया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं इस पर बेस्ड दो क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पर F इज इक्वल टू ma पर। तो चलिए उसको बना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। ठीक है, बस इसको समझा देता हूँ। बेसिकली क्या है कि एक कार है, ठीक है, यहाँ पर क्या है तो एक कार है, इस तरह का कुछ कार है। अब इस कार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहा है। बोले तो ये क्या हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, रुका हुआ है अभी है। इस पर हम लोग कुछ आदमी मिलकर आगे की तरफ से, इस तरफ से, पीछे की तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जब गाड़ी बंद हो जाता है तो हम लोग धक्का लगाते हैं ना, वही कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ आदमी मिलकर, 4-5 आदमी मिलकर इसको धक्का लगा रहे हैं। अब क्या है कि इसको 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार, उतना तेजी हम लोग दौड़ा दिए। कब कब मतलब इसको कितना फोर्स लगाएंगे कि उतना तेजी चला जाएगा 10 सेकेंड के अंदर। ठीक है ना, तो ये फोर्स हम लोगों को निकालना है। तो ये फोर्स कैसे निकालेंगे, ये फोर्स निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि इनिशियल स्पीड इस कार का हम लोगों को कितना दिया गया है, इनिशियल स्पीड दिया गया है 0 मीटर पर सेकेंड, बोले तो रेस्ट में है। अब फाइनल स्पीड कितना दिया गया है, फाइनल स्पीड हम लोगों को दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचाना है। कितना समय लगा तो 10 सेकेंड में। टाइम कितना लगा तो 10 सेकेंड में हम लोगों को पहुंचाना है। अब टाइम भी दे दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी भी दे दिया गया है, यू भी दे दिया गया, तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे, तो ये जो इक्वेशन आप लोग पढ़े v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस एक्सेलरेशन की, सॉरी इस इक्वेशन की मदद से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं। 30 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी, ये 0 होगा, प्लस एक्सेलरेशन ए इंटू टाइम कितना लगा तो 30 सेकेंड, नहीं 10 सेकेंड टाइम लगा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू 10a, ए से ए गया तो a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आया। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आया। हम लोग पढ़े हुए हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का भी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है। ये रहा मास का वैल्यू 1500 kg। ठीक है, मास का वैल्यू कितना है तो 1500 kg है। तो यहाँ पर भी हम लोग पुट कर सकते हैं फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए। फोर्स इज इक्वल टू मास का वैल्यू 1500 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से इसको एक्सेलरेट किया गया है। तो यहाँ पर फोर्स देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4500 न्यूटन का फोर्स इस कार पर लगाया गया। तो हम लोग ये 10 सेकेंड के अंदर अंदर 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड पकड़ लिया। ठीक है ना, इसके कहने का मतलब यही है। और क्लैरिटी में समझाता हूँ। 2-4 आदमी मिल गया, ठीक, 2-4 आदमी मिल गया। अब इस पर क्या कर रहा है कि टोटल आदमी मिलकर 4500 न्यूटन उस पर फोर्स लगा रहा है। तो जब 4500 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो वो एक्सेलरेट करेगा कार 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, कैसे, तो देखिए 4500 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ से एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन देखेंगे तो फोर्स बाई मास हो जाएगा। अब फोर्स कितना लगाया जा रहा है 4500 न्यूटन, और मास कितना है तो मास है 1500 kg। ये कट गया, ये कट दिया, ये कट गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेट ये कार कितना से कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि जब 4500 न्यूटन का फोर्स इस कार पर लगाया गया तो ये कार 10 सेकेंड के अंदर, बोले तो 10 सेकेंड के अंदर 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड पकड़ लिया। ठीक है ना, तो ये हुआ इस सवाल का मतलब। अब सेकेंड सवाल देखते हैं। तो अब ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि अ फोर्स ऑफ एफ, ठीक है, एफ न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, ये एक वेरिएबल दिया गया है, gives a mass m naught and acceleration of 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि एक मास m नॉट पर f न्यूटन का जब फोर्स लगाया जा रहा है तो वो एक्सेलरेट करता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बोले तो ये एक मास है, इसका मास m नॉट है, इस पर जब f फोर्स लगाया जा रहा है तो ये एक्सेलरेट कर रहा है कितना से 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एंड अ मास, और एक मास m2 है। फिर यहाँ पर वही सिचुएशन को एक बार और दोहराया गया, मास m2 है। ठीक है, एन एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड। जब उस पर भी एक f न्यूटन का सेम ही फोर्स लगाया जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन हो जा रहा है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट एक्सेलरेशन इट गिव्स इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। दोनों मासेस को एक साथ जोड़ देंगे तो उस पर f न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो वो कितना एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, इसको हम लोगों को निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात क्या करना है कि यहाँ से हम लोगों को कुछ देखना है। तो बोले तो रिलेशन देखते हैं, कौन सा रिलेशन, तो ये जो मास है ना इसका, तो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मास का एक्सप्रेशन क्या आ जा रहा है, यहाँ से मास का एक्सप्रेशन देखेंगे तो m नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, तो m नॉट इज इक्वल टू आप लोगों को मिल जाएगा कितना, तो फोर्स बटे एक्सेलरेशन 8। अब यहाँ पर m2 का एक्सप्रेशन देखेंगे तो m2 आप लोगों को मिल जाएगा कितना, फोर्स f ही लगेगा लेकिन एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका 24। अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। बोले तो m नॉट
प्लस m2 कर देना है। तो इन दोनों को पहले जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये भी उसी m0 की जगह पर हम लोग ये रख सकते हैं f/8 प्लस m2 के जगह पर हम लोग f/24 रख सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक, फिर उसके बाद 3f प्लस f बोले तो कितना हो जाएगा 4f/24। तो ये कितना हो जाएगा 6 यानी f/6। ये जो सम आया ना मास का वो कितना आया, तो f/6 बोले तो कितना आया m0 प्लस m2 इज इक्वल टू f/6। f/6 ये हम लोगों को दोनों मासेस का सम मिल गया। दोनों मासेस जब कंबाइन करेंगे तो f/6 होगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि यही फोर्स F न्यूटन लगा रही है इस दोनों मासेस पर m1 प्लस m2 पर, तो ये कितना एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा ये हम लोगों को बताना है। तो यहां से जब हम लोग एक्सेलरेशन A का वैल्यू देखेंगे तो कितना होगा, फोर्स बट्टे m1 प्लस m2 बोले तो ये m1 नहीं है m0 है, ठीक है ना, m0 ओके। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बटे ये m0 प्लस m का वैल्यू यहाँ से देखेंगे f/6 है, तो f/6 ये 6 ऊपर जाएगा और f कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन A आया है ना वो कितना है, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोले तो दोनों मास को जब जोड़ देंगे एक साथ तो उस पर जब F न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से आगे भागेगा। ओके, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब न्यूटन थर्ड लॉ देखते हैं, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इसमें सिर्फ आप लोगों को थ्योरी पढ़ना है। तो बेसिकली क्या है न्यूटन थर्ड लॉ में कि इसका मतलब यहाँ पर दो डिफिनेशन दिया गया है, ठीक है, दोनों एकदम सेम है। वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बेसिकली यही है कि मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स पर जब आप F फोर्स लगा रहे हैं ना, जब आप खड़े होकर F फोर्स लगाएंगे, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए और मैं बता दूं कि यहाँ पर आप खड़े हो गए, फिर यहाँ से आप इस पर कुछ फोर्स लगाया, ठीक है, इसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है ना, हाँ, इसको इस तरह धक्का दे रहे हैं, ठीक है। इस पर जब धक्का देंगे तो क्या होगा कि इस पर जब आप आगे की तरफ एक F फोर्स लगाएंगे ना, तो ये बॉडी क्या होगा, ये जो बॉडी ये जो बक्सा है ना वो आपके ऊपर फोर्स लगाएगा F, ठीक है। फोर्स सेम होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 आप लगाएंगे तो वो भी 10 देगा, 20 आप लगाएंगे तो वो भी 20 देगा, 30 आप लगाएंगे तो 30 वो भी देगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो आपके डायरेक्शन के अपोजिट होगा। आप इस तरफ तो वो आपकी तरफ पीछे, आप इस तरफ देखिए, आप इस तरफ फोर्स लगाइएगा तो वो इस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, पहला बात ये। अब ये इसको समझने के लिए और मैं आप लोग एग्जांपल दूं तो जैसे हम लोग बॉल को दीवार पर मारते हैं, बोले तो किस तरह, ये ग्राउंड है, इस पर एक दीवार खड़ा हुआ है, ये दीवार है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, खड़े होकर एक बॉल को फेंकेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, तो एक बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक है। अब ये बॉल को जब हम लोग फेंकेंगे तो क्या होगा, ये आएगा यहाँ पर टकराएगा, फिर टकराने के बाद इस तरफ ही आता है। क्यों आता है, आखिर क्यों आता है, उसको उस तरफ दीवार में छेद कर क्यों नहीं चला जाता, वो इसलिए आता है कि जैसे ये जाकर इस दीवार पर फोर्स लगाता है, ये जो बॉल है ना, ये जाकर इस दीवार पर फोर्स लगाता है ना, तो ये जो दीवार है ना, ये जो दीवार है, इस दीवार पर फोर्स लगाएगा F, ये दीवार इसको अपोजिट फोर्स देगा F। जितना फोर्स ये दीवार पर लगाएगा उतना ही फोर्स पीछे की तरफ। ये आप लोग नोटिस करेंगे कैसे, जब आप बॉल को कस के मारते तो वो हाली से आता है, धीमा मारते तो वो आराम से आता है। क्यों, क्योंकि आप जितना फोर्स दीवार को देंगे, बोले तो ये बॉल जाकर दीवार को जितना धीमा मारेगा वो बॉल दीवार भी उतना ही आसानी से मारेगा, मतलब बोले तो बहुत धीमा मारेगा। अब आप कस के बॉल को फेंकेंगे, कस के, तो वो बॉल भी बोले तो वो दीवार जो है ना वो भी कस के आपको बॉल वापस करेगा। यही होता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो आप फोर्स इसको दे रहे हैं, मतलब क्या है कि ये बॉल जो है ना, ये बॉल गया है पहले, तो ये बॉल इस पर जाकर F फोर्स लगाया है, तो ये जो F फोर्स है ना अभी का, जो बॉल के द्वारा लगाया गया उस दीवार पर, तो ये F फोर्स को एक्शन फोर्स बोलते हैं। और इस दीवार के द्वारा जो इस बक्से पर लगा हुआ फोर्स होता है ना F, इसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए मैं आप लोग बता दूं कि ये दोनों फोर्सेस जो है ना वो दोनों बराबर है, लेकिन इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। तो F1 इज इक्वल टू F2 है, लेकिन यहाँ पर एक की तरफ माइनस लगा देंगे, इसलिए क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। यदि हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, इसको माइनस लेंगे तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोले तो ईस्ट को पॉजिटिव लेंगे तो वेस्ट को नेगेटिव, वेस्ट को पॉजिटिव लेंगे तो ईस्ट को नेगेटिव, कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाता है ना, तो उसके विपरीत डायरेक्शन को यानी अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो वही यहाँ पर किया गया है। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, 10 ये तो 10 ये, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग होता है।
ओके, तो अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो हम लोग को और समझ में आएगा न्यूटन थर्ड लॉ। तो अब एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, हाउ डू वी वॉक। सबसे पहला एप्लीकेशन, कैसे हम लोग चलते कैसे है, बेसिकली चलते कैसे है देख बता देता हूँ। ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक, इस ग्राउंड पर हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। आप एक चीज नोटिस किए हैं, यदि आप ग्राउंड पर बिना लात धरे चल सकते हैं हवा में, बेसिकली मान लेते ग्राउंड नहीं है नीचे की तरफ, ये ग्राउंड नहीं रहेगा तो हम लोग चल सकते नहीं ना, नहीं चल सकते ना। क्यों नहीं चल सकते, इसलिए क्योंकि हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को पीछे से कोई धक्का देना जरूरी होता है। वो धक्का हम लोगों को कौन देता है, तो वो ग्राउंड देता है। कैसे, जब हम लोग ग्राउंड पर चलते हैं आगे की तरफ लात धरते हैं तो ये क्या होता है, हम लोग इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, ठीक, नीचे की तरफ फोर्स लगाए तो हम लोग जब इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये ग्राउंड हम लोगों को ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है ना। बोले तो हम लोग किस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, हम लोग किस डायरेक्शन में लगाते हैं, तो इस तरफ फोर्स होता है, तो इस तरफ हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ये हम लोगों को इस तरफ फोर्स देता है। बेसिकली क्या होता है, इक्वल। जब हम लोग जमीन पर लगाते हैं तो हम लोगों को आगे की तरफ देता है। हम लोग बोले तो किस तरफ हम लोग चलते हैं, इस तरह चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, इस तरह हम लोगों का कुछ पैर होता है, ये मार्कर से दिख नहीं रहा है ना, हाँ, इस तरीके का कुछ हम लोगों का पैर होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मोड़ा गया। लेकिन हम लोग जब चलते हैं तो क्या होता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, इस तरह एफ फोर्स लगाते हैं तो हम लोगों को ऊपर की तरफ आगे की तरफ फोर्स मिलता है हम लोगों का शरीर पर। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इस तरफ, लेकिन हम लोगों के शरीर पर फोर्स मिलता है। तो देख ली बेसिकली क्या है, जमीन पर हम लोग जब धक्का देते हैं तो जमीन हम लोगों को उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में देता है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जब एक्सपीरियंस किया थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जा रहे तो ठीक है। अब क्या करना है, खड़े हुए थोड़ा सा चल के देखिए, चल के एक्सपीरियंस कीजिएगा, महसूस कीजिएगा जब हम लोग पैर जमीन पर मार रहे हैं तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिना जमीन पर पैर मारे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। तो जमीन पर हम लोग पहले जमीन को दाब रहे हैं, उसके बाद कूद रहे हैं। सिंपल इस तरह खड़े हुए कूद नहीं जाएंगे, ठीक है ना, कुदाई नहीं देगा। लेकिन हम लोगों को थोड़ा बैठकर जमीन पर दाब कर उसके बाद कूद रहे हैं तो क्या हो रहा है, जमीन पर पहले फोर्स लगा रहे हैं, उसके बाद जमीन हम लोगों को फोर्स लगा रहे हैं तो हम लोग आगे जा रहे हैं। ये होता है, ठीक है, इस तरह चलते हैं। ये हो गया। अब सेकंड क्या है, हाउ डू वी स्विम इन वाटर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये पानी नहीं दिख रहा है, पानी ये दिखेगा, ये क्या है, तो पानी है, पानी बोले तो वाटर है, ठीक है ना। अब इस पानी के अंदर कोई तैर रहा है, ठीक है ना, कोई भी हो तो वो तैर रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, इस तरह कुछ तैरेगा ना, हाँ, इस तरह कुछ तैरेगा, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, इस तरह करके तैर रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को पीछे की तरफ भेज रहे हैं, पानी को हम लोग इस तरह पीछे की तरफ भेज रहे हैं तो पानी हम लोगों को आगे की तरफ भेजता है। यदि हम लोग पानी में गोर हाथ नहीं चलाएंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ते, ठीक है ना। ये आप लोग महसूस किए होंगे, जब हम लोग इस तरफ जब पहुंचते हैं तो क्या होता है, इस तरफ पानी को मारते हैं तो मतलब क्या है कि पानी को हम लोग इस तरफ मार रहे हैं तो हम लोगों को पानी पीछे की तरफ, तो हम लोग पीछे की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है ना। और जब हम लोग पानी को इस तरह मारते हैं तो हम लोग आगे की तरफ भागते हैं, पानी पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो वहां पर भी क्या होता है, जब पानी को हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो पानी हम लोगों को आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो हम लोग स्विम करते हैं, तैरते हैं, उसको हम लोग पौड़िया मारना बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, इस तरह हम लोग स्विमिंग करते हैं। ओके, तो आइए आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये थर्ड नंबर क्या है। तो थर्ड नंबर बेसिकली क्या है, व्हाई द गन रिक्वायर्ड। बेसिकली गन को जब हम लोग चलाते हैं, बेसिकली आप तो देखे नहीं होंगे लेकिन जब आप लोग फिल्म में देखेंगे ना, मूवी में, तो वहां पर क्या होता है, जब गन से बुलेट चलाया जाता है, जब फायर होता है तो गन पीछे की तरफ जाता है, बुलेट आगे की तरफ तो गन पीछे की तरफ। ऐसा क्यों, वहां पर भी यही न्यूटन थर्ड लॉ का मतलब क्या है कि वो जो बुलेट होता है ना वो आगे की तरफ गया तो गन पीछे की तरफ जाता है। इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन ये होता है, ठीक है ना। गन बुलेट जो होता है इसके पीछे क्या होता है, देखिए ये जो गन होता है ना वो बुलेट को आगे की तरफ फोर्स लगाता है, तो वो बुलेट जो होता है ना इसको उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगाता है। लेकिन वो बुलेट इतना स्पीड से क्यों जाता है, ये कम स्पीड से इसलिए जाता है। मैं आप लोगों को सबसे पहले ही बता दिया था कि जो एक बड़ा मास हो एक छोटा मास हो, दोनों पर एकदम एक ही एग्जैक्ट ही फोर्स लगाइए, ठीक है, 10-10 न्यूटन का, 12-12 न्यूटन का, कुछ भी हो लेकिन एग्जैक्ट हो। तो क्या होगा, जो हल्का मास होगा वो बहुत तेज भागेगा, जो भारी मास होगा वो बहुत धीमा भागेगा। यही गन का मास बहुत ज्यादा होता है और बुलेट का 10 ग्राम 5 ग्राम इस तरह होता है, तो वो बुलेट बहुत तेजी भागता है उतना ही फोर्स में, लेकिन वो जो गन होता है ना वो बहुत धीमा भागता है क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा होता है, इसी की वजह से, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हाउ द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट। जो एरोप्लेन होता है और रॉकेट होता है वो कैसे आगे की तरफ भागते हैं, तो उसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है। तो एरोप्लेन में क्या होता है, बेसिकली मैं तो बना नहीं सकता, मेरे को ड्राइंग नहीं आता, लेकिन मैं आप लोग समझा सकता हूँ। जो एरोप्लेन होता है ना उसमें क्या होता है, पीछे की तरफ गैस, मतलब क्या होता है उसमें गैस छोड़ता रहता है। बेसिकली वहां पर कुछ गैसेस भरा रहता है, जो पंखिया लगा रहता है ना, यहाँ पर आप लोग एरोप्लेन का फिगर दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसमें क्या है, 4 की 2 पंखिया लगाया जाता है, ठीक है ना। तो वो जो डायना होता है ना इस तरह,
इस तरह जो होता है ना, उसमें क्या होता है, पंखे लगाया जाता है, इस एक इस लंग और एक इस लंग। तो इस तरह होता है, तो वो पीछे की तरफ क्या करता है, गैस लीकेज करता है, तो गैस पीछे की तरफ जा रहा है, तो गैस का जो मास है ना वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो गैस पीछे की तरफ, तो वो जो जिस चीज से निकल रहा है वो चीज आगे की तरफ, तो यहाँ पर भी रिक्वायल स्पीड होता है, ठीक है ना। तो इस तरह एरोप्लेन होता है। रॉकेट के केस में क्या होता है, रॉकेट के मैं आप लोगों को फिगर बना के थोड़ा सा बता दूं कि रॉकेट किस तरह होता है। इस तरह कुछ रॉकेट होता है, बोले तो इस तरह ये रॉकेट होता है। अब यहाँ पर कैसे होता है, तो ये रॉकेट हो गया, यहाँ पर बना दिए। अब यहाँ पर कुछ नोजल्स निकला रहता है, इस नोजल्स को इस तरह बनाएंगे। हाँ, ये हो गया नोजल्स। नोजल्स कुछ इस तरह होगा ना, ये नोजल्स हो गया। नोजल्स बोले तो जिसमें है गैस निकलते, तो अब इसमें क्या होगा, गैस निकलेगा। गैस क्या होगा, इसमें लीकेज करेगा। बेसिकली क्या होता है, इसमें गैस निकलता है ना, जितने बहुत ज्यादा, देखिए गैस जो होता है ना, रॉकेट से या एरोप्लेन से कहीं से भी निकलेगा ना, तो क्या होता है, बहुत फास्ट गैस निकलता है। तो नीचे की तरफ जमीन पर ये जो ग्राउंड पर रखा गया ना, तो इस ग्राउंड पर क्या होता है, ये जो गैस होता है वो फोर्स लगाता है। ग्राउंड पर फोर्स लगाएगा ना, तो ये क्या होता है, ऊपर की तरफ भागता है। ये रॉकेट क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है ना। अब हवा में भी ये पीछे की तरफ भागता है, तो ये आगे की तरफ भागता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। वो कैसे होता है तो थोड़ा देर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो लेकिन यही होता है न्यूटन थर्ड लॉ, जब गैस नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, गैस नीचे की तरफ, तो वो जो रॉकेट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो यही होता है न्यूटन थर्ड लॉ का एप्लीकेशन यहाँ पर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये एप्लीकेशंस के द्वारा आप लोगों को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझते हैं। बेसिकली क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हेन टू और मोर, दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर। एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये, एक दूसरे को टकरा है, ठीक है, एक दूसरे को टकरा है। तो क्या हो रहा है, यही बॉडी है, उसके अलावा बाहर का कोई भी बॉडी नहीं टकरा रहा है। अंदर का जितना ही ये दो बॉडी है, यही एक सिस्टम बना रहा है और यही एक सिस्टम में टकरा अपना मारपीट कर रहा है, जो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा बॉडी हो एक सिस्टम के अंदर हो, ठीक है ना। बोले तो ये मान लेते हैं एक सिस्टम है, उसके अंदर यहाँ पर क्या है, तो एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये एक बॉडी, एक बॉडी, एक बॉडी, दो या दो से ज्यादा हो, ठीक है, जरूरी नहीं है दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या होगा, ये इस पर इसको टकराएगा, तो ये इस पर टकराएगा, ये इस पर टकराएगा, तो ये इस पर टकराएगा, ये इस पर, एक दूसरे पर ही फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। बाहर से कोई बॉडी, बाहर कोई बॉडी है वो अंदर जाकर फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर कंडीशन बोला गया है। तो क्या बोला है कि व्हेन टू और मोर बॉडी एक्ट अपन वन अनदर, एक दूसरे पर एक्ट करेगा, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। दो ये जो सिस्टम है ना, ये हटाकर, ये बाहर का जो है ना उसको हटाकर, ये जो सिस्टम है इसका जितना मोमेंटम होगा शुरुआत में, वो बाद में भी उतना ही मोमेंटम रहेगा, भले ही मारपीट कितना भी कर ले, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बोला है कि कांस्टेंट बोले तो जो मोमेंटम कांस्टेंट बोले तो उसको कंजर्व बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर अप्लाई होता है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। बेसिकली क्या बोला जाएगा, ये जो पार्टिकल होगा बाहर का, वो जाकर अंदर लड़ाई करेगा, तो क्या होगा, बाहर का आदमी गया है ना, तो वहां पर क्या होगा कि बाहर से कोई फोर्स लगाया है ना, तो इसी की वजह से बोला है बाहर से कोई नहीं फोर्स लगाना चाहिए, अंदर अंदर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मतलब क्या है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये जो कोलिजन से पहले इसका जितना मोमेंटम है, मारपीट करने के बाद भी उतना ही मोमेंटम रहेगा, ठीक है ना। तो ये बोला जाए, तो इसको ये तो हो गया। अब इस पर बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो सबसे पहली बात जो गन होता है ना उसका एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो बेसिकली क्या होता है, ये मान लेते हैं किस तरह बनेगा, हाँ इस तरह कुछ बना देते हैं। ये क्या है, तो एक गन है, ठीक है ना, ये क्या है, एक गन है। तो यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है, फायर किया जा रहा है। तो ये गन के अंदर एक बुलेट होता है। तो इस गन के अंदर क्या होता है, बुलेट होता है। जब बुलेट बाहर की तरफ निकलेगा, बुलेट जब बाहर की तरफ निकलेगा, देखिए बेसिकली क्या है, शुरुआत में इसका मोमेंटम जीरो है। क्या है, शुरुआत में इसका मोमेंटम जीरो है, ठीक है ना। तो कोलिजन से पहले क्या है, इसका मोमेंटम जीरो है। अब बाद में क्या होना चाहिए, तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। इस दोनों सिस्टम का, गन और बुलेट एक सिस्टम बना रहा है, इस सिस्टम का मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो कैसे जीरो होगा, तब जीरो होगा, देखिए मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक मोमेंटम 10 इधर जाएगा, फिर एक मोमेंटम 10 इधर। तो इस सिस्टम पर जो रखा रहेगा ना यहाँ पर, उस पर टोटल मोमेंटम जीरो लगेगा, ठीक है ना, टोटल मोमेंटम जीरो होगा। तो इसको हम लोग जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं ये जो वेलोसिटी v से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी v से, और इस बुलेट का जो मास है m1 है, और ये जो मास गन का है वो m2 है, और ये वेलोसिटी ये v1 से गया और ये v2 से गया। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो सिंपल क्या है कि ये इस तरफ जा रहा है, मास इंटू वेलोसिटी करेंगे इसका, और ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली क्या होगा कि इसका जो मोमेंटम होगा v1 m1 और v1, ये m1 और v1 माइनस m2 और v2 होना चाहिए, ठीक है ना। बेसिकली क्या माइनस इसलिए क्योंकि हम लोग जोड़े क्यों नहीं, जोड़ सकते थे, लेकिन जोड़े इसलिए नहीं है क्योंकि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन को इस तरह का, इस तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो हम लोगों को इस तरफ के डायरेक्शन को निगेटिव लेना पड़ेगा ना। तो इस v1 के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए, तो v1 बेसिकली समझ सकते हैं, देखिए प्लस है,
ठीक है, प्लस है। अब बेसिकली क्या होगा, इस तरफ मोमेंटम निकाले तो मास m2 इंटू क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है v2, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये जो गन होगा वो मूव करेगा निगेटिव डायरेक्शन में, तो हम लोगों को माइनस v2 लेना पड़ेगा, तो ये माइनस v2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस u2 ये इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा m1 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ये होगा, ठीक है। जब गन रेस्ट पर हो या कोई भी गाड़ी या कुछ भी हो रेस्ट पर हो, इस तरह का सिचुएशन होना चाहिए, दोनों सिस्टम क्या हो रेस्ट पर हो, तो हम लोग ये सिचुएशन लगा सकते हैं। अब सेकंड नंबर देखते हैं, जब क्या होता है एरोप्लेन या रॉकेट जो उड़ता है वो कैसे उड़ता है। तो शुरुआत में क्या होता था कि ये जो रॉकेट होता था ना, रॉकेट ये कुछ इस तरह का रॉकेट होता था। तो बेसिकली यहाँ पर ये रॉकेट कुछ हाँ इस तरह का रॉकेट है। अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ से नोजल्स निकला रहेगा, ठीक है ना, नोजल्स इसी से बनाता हूँ। यहाँ पर क्या है, तो इसका नोजल्स निकला हुआ है, ठीक है, ये इसका नोजल्स भाई बनाना है, हाँ ये नोजल्स है, हाँ ये नोजल्स है। अब इसमें क्या होगा, गैस निकलेगा। अभी शुरुआत में इसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है, इसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है, जो गैस हो हाइड्रोजन गैस होता है बेसिकली। तो ये जो गैस है यहाँ पर है। अब क्या होगा, ये लीक करना बेसिकली यहाँ से निकलना स्टार्ट करेगा, लेकिन निकलना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, ये गैस यहाँ से निकलना स्टार्ट करेगा। तो शुरुआत में क्या है, ये टोटल सिस्टम क्या है, ये जो टोटल सिस्टम है, ये टोटल सिस्टम इसका जो वेलोसिटी है इस टोटल सिस्टम का वो 0 है, मतलब इसका मोमेंटम अभी 0 है। अब क्या होगा, ये जो गैस का मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो जाएगा कुछ v, तो इसको हम लोगों को काटना है, इसलिए क्योंकि शुरुआत में 0 था तो बाद में भी 0 होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से। तो यहाँ पर बाद में भी 0 करने के लिए इसको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, इसको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएगा तो गैस नीचे की तरफ जा रहा है, इसको ऊपर की तरफ जाएगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो मोमेंटम 0 ही रहेगा। इसी की वजह से हम लोग इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करके हम लोग रॉकेट को उड़ा देते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस पर बेस्ट चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए ये मोमेंटम का जो क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड गेट्स एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम, व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। बेसिकली क्या बोला है कि एक ब्लॉक है जो लटक रहा है, बोले तो ये छत है, छत से क्या किया जाएगा, एक ब्लॉक को एक बक्सा को लटकाया गया, ठीक है ना। ये बक्सा कम दिख रहा है, ये कुछ और दिख रहा है, देखिए क्या है, बक्सा को लटकाया गया, ये कुछ इस तरह का बक्सा को लटकाया गया, ठीक। और इसका मास कितना है, तो इसका मास जो है वो 900 ग्राम मास है, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक बुलेट है, वो फायर हुआ है किसी गन से, ठीक है ना, कौन सा गन है ये हम लोग पता नहीं, लेकिन ये कुछ इसका मास जो बुलेट का 10 ग्राम है, और वेलोसिटी कितना से आ रहा है भाई, 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है, ठीक है, 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आई की तरफ आ रहा है, ठीक है। जब आएगा तो क्या होगा, बुलेट जब देखिए इसमें बुलेट जब लगेगा कुछ स्पीड से लगेगा तो ये क्या होगा, ये आगे की तरफ बोले तो इस तरफ मूव करेगा, ये जो ब्लॉक होगा ना कुछ इस तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इस तरफ इस तरह है तो ये कुछ इस तरह मूव करेगा, ठीक है ना, इस तरह मूव करेगा। तो ये जो स्पीड धरा है ना यहाँ पर, जैसे ही टकराए तो कितना स्पीड धरा, वो स्पीड निकलना है टकराने के वक्त का स्पीड। तो क्या होगा, ये यहाँ से आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ पर इसमें घुस जाएगा, तो बेसिकली क्या करेगा, इसमें घुस जाएगा इस तरह कुछ करके, यहाँ पर हाँ इस तरह करके इस तरह आएगा और यहाँ पर रुक जाएगा, जाकर रुकेगा इसलिए क्योंकि ये काठ बहुत ज्यादा टाइट होता है ना, इसमें कुछ और मैकेनिज्म होता है जो आप लोगों को आगे पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये आके रुक जाएगा, अब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये 0 गया। तो बेसिकली क्या था शुरुआत में, ये अब ये जो ब्लॉक है ना कुछ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक जो होगा ना ये इस तरह आकर कहीं पर, और ये इस तरह आकर इस तरह ये कहीं पर इस तरह आके फिर उसके बाद झुलवा झूलने लगेगा, इस तरह झुलवा झूलने लगेगा। तो बेसिकली क्या है कि शुरुआत में इसका मोमेंटम कितना था, बुलेट और मास एक सिस्टम मानेंगे। अब वहां पर इस बुलेट का जो मोमेंटम था वो कितना था, बुलेट का मास कितना है तो 10 ग्राम, और इसको हम लोग केजी में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, इनटू वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड इतना इसका था, प्लस मास कितना है 900 ग्राम इसका, इनटू वेलोसिटी 0 था, इज इक्वल टू अभी कितना मास है, अभी ये सिस्टम का मास कितना है तो 900 ग्राम प्लस 10 ग्राम, क्योंकि ये जो बुलेट है इसमें ही आ गया है इसकी वजह से। तो कितना हो जाएगा 900 ग्राम प्लस 10 ग्राम, मतलब 910 ग्राम टोटली हो जाएगा, ठीक है, 910 ग्राम इनटू वेलोसिटी v, और इस v का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये जो टर्म टोटली 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है। अब ये कट जाएगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 910 इंटू v, v इज इक्वल टू 4/910, ठीक है ना। तो ये होगा इसका वेलोसिटी, ठीक है ना। अब आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन से, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो 910 है ना, ये आप लोगों को इसमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, इसलिए क्योंकि
इसको 1000 से ये नहीं ना होगा, ये वाला 1000 से डिवाइड होगा क्योंकि ये ग्राम में दिया गया था, इसको हम लोग केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पर ये हो गया, ये कट गया। अब आगे की तरफ जाएगा तो 400/91 ये वेलोसिटी का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो इतना मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो मूव करेगा उस तरफ, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये लास्ट टॉपिक था। अब देखेंगे इसके बाद वाला ग्रेविटेशन। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया। चलते, जय हिंद, जय भारत।